नमस्कार छात्रों, मैं दीपा वाजपेयी अपने पूर्व में बनाए गए वीडियो के दूसरे भाग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम यहाँ पर गुप्त जी द्वारा रचित महाकाव्य साकेत के विशिष्ट बिंदुओं पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि साकेत राम कथा से संबंधित महाकाव्य है, लेकिन इसकी विशेषता ये है कि यहाँ पे राम कथा को नवीन संदर्भों एवं विशिष्ट प्रसंगों से जोड़कर दिखाया गया है। अब नवीन संदर्भ अर्थात यहाँ पे सिर्फ राम की कथा का वर्णन ना करके मानस के संपूर्ण उपेक्षित पात्र यथा कैकेयी और उर्मिला आदि की विशिष्टताओं को और उनके महत्व को दिखाने का प्रयास किया गया है। अब साकेत को हम महाकाव्य क्यों कहते हैं, ये प्रश्न भी विचारणीय है। तो साकेत जो है वो 12 सर्गों का एक बृहद ग्रंथ है, जिसके कारण इसको महाकाव्य की उपमा दी गई है। इसके साथ ही साकेत के नायक एवं नायिका भी उद्दांत चरित्र वाले हैं, अर्थात राम, लक्ष्मण, उर्मिला, सीता, ये सभी उद्दांत चरित्र वाले हैं, जिसका कि महाकाव्य की श्रेणी में ग्रंथ को लाने के लिए होना अनिवार्य है। अब यदि उद्देश्य की बात करें तो साकेत का उद्देश्य भी महान है और साकेत की किसी भी ग्रंथ का महाकाव्य की श्रेणी में आने के लिए उसके उद्देश्य का महान होना आवश्यक है। तो इस आधार पे भी साकेत जो है वो महाकाव्य की श्रेणी में आता है। क्यों? क्योंकि इस ग्रंथ की रचना का उद्देश्य मानस के उपेक्षित पात्रों को सामने लाना तथा लक्ष्मण एवं उर्मिला के त्याग, उनके चरित्र की उज्ज्वलता को समाज के सम्मुख चित्रांकित करना महाकाव्यकार का अर्थात गुप्त जी का प्रथम प्रयास रहा है। अब यदि हम देखें तो साकेत में गुप्त जी ने उर्मिला की विरह की भावधारा और कैकेयी की ग्लानि आदि का सुंदर चित्रांकन किया है, जिसका कि पूर्णता अभाव हमें रामचरितमानस में दिखाई देता है। अतः यहाँ कवि का मुख्य उद्देश्य उर्मिला के उद्दांत एवं आदर्श चरित्र का चित्रांकन करना तथा उसकी विरहानुभूति की विशेषता का वर्णन करना रहा है। अब साकेत के माध्यम से गुप्त जी ने मानस से इतर मौलिक प्रसंगों की उद्भावना की है, अर्थात जो प्रसंग मानस में छोड़ दिए गए हैं उन प्रसंगों को लेकर के गुप्त जी ने साकेत की रचना की है तथा मानस के उपेक्षित पात्र यथा उर्मिला, कैकेयी आदि को मुख्य धारा में लाने का स्तुत्य प्रयास भी इस ग्रंथ के माध्यम से किया गया है। यदि हम प्रश्न करें कि साकेत के नायक और नायिका क्या राम और सीता हैं, तो हम देखते हैं कि साकेत में मुख्य कथा भले ही श्री राम के जीवन चरित्र से संबंधित हो, लेकिन यहाँ पर नायक और नायिका के रूप में लक्ष्मण और उर्मिला ही प्रमुख रूप से सामने आते। अब साकेत की कथा कहाँ से प्रारंभ होती है? तो साकेत जो कि 12 सर्गों का एक महाकाव्य है, उसकी कथा का प्रारंभ अयोध्या से होता है और श्री राम के जीवन की सभी घटनाओं को दिखाते हुए अयोध्या में ही यहाँ की कथा का अंत हो जाता है। परंतु साकेत की विशेषता मुख्यतः 9वां सर्ग है, जिसमें कि उर्मिला की विरहानुभूति और उर्मिला के उज्जवल चरित्र का वर्णन किया गया है और यहाँ उर्मिला का आदर्श चरित्र एवं उसकी विरह विदग्धता पाठकों को बरबस ही आकृष्ट कर लेती है, आकर्षित कर लेती है और पाठक का हृदय भी उर्मिला के दुख में डूब जाता है, उससे वो एक सामंजस्य बना लेता है। इसी श्रेणी में 9वें सर्ग में
कई सुंदर सुंदर गीत आए हैं जिसमें दोनों ओर प्रेम पलता है तथा निरख सखिए खंजन आए आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। अब यदि हम यह प्रश्न करें कि साकेत का कौन सा सर्ग बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में है, तो 12 सर्गों में से साकेत का अष्टम सर्ग बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है और इस सर्ग में चित्रकूट नामक स्थान की कथा वर्णित है। अर्थात जब वनवास के पश्चात श्री राम और सीता वन में जाते हैं तो वो चित्रकूट नामक सुंदर स्थान को, रमणीय प्रदेश को अपने वनवास को पूर्ण करने के लिए चुनते हैं और वहाँ पर पर्णकटी कुटी बना करके वो अपना वन्य जीवन प्रारंभ करते हैं। तो अष्टम सर्ग की कथा का प्रारंभ जहाँ मैथिली शरण गुप्त अपनी लेखनी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि चलो अब अयोध्या को छोड़कर हम चित्रकूट चलते हैं और प्रभु के चरण चिन्ह जहाँ पर पड़े हैं उस रजस को अपने शीश पर लगाकर अपने भाग्य के लेखे को सफल करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर अष्टम सर्ग का प्रारंभ चित्रकूट से होता है जहाँ पर राम और सीता के सुंदर दाम्पत्य जीवन के हास परिहास एवं विनोदपूर्ण क्षणों का अंकन किया गया है। वन्य गृहस्थ की सुंदर सुमधुर झांकियों को दर्शाने का प्रयास यहाँ पर कवि द्वारा किया गया है। अब अष्टम सर्ग में जहाँ एक और राम और सीता के वनवासी जीवन के सुंदर चित्र प्रस्तुत किए गए हैं, वहीं आगे की कथा में भरत और अयोध्या वासियों द्वारा यहाँ आकर के उन्हें वापस अयोध्या चलने का प्रयास किया जाता है, परंतु श्री राम द्वारा अपने पिता के प्रण को ना तोड़ने के कारण वापस जाने से मना कर दिया जाता है और भरत द्वारा श्री राम की आज्ञा का पालन करते हुए उनके प्रतिनिधि के रूप में राज्य करने की बात निश्चित की जाती है। परंतु इस कथा वस्तु में सीता के द्वारा गांधीवादी विचारधारा को दर्शाने का प्रयास भी कवि का प्रमुख इष्ट रहा है। यहाँ पर सीता वनवास में स्वावलंबन का सुख अनुभव करती हैं और वो कहती हैं कि मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया, अर्थात वन्य जीवन में जो स्वावलंबन का सुख वो अनुभव कर रही हैं, स्वयं अपने हाथों से अपने कार्यों को संपूर्ण कर रही हैं, इससे उनके अंदर एक आत्मविश्वास का वृद्धि हुई है। आत्मविश्वास बढ़ने के कारण और अपने कार्यों को स्वयं श्रम से संपादित करने के कारण उन्हें इस पर्णकुटी के प्रवास में भी राजमहलों के से सुख की अनुभूति हो रही है। इसके साथ ही श्री राम द्वारा वन्य प्राणियों की रक्षा हेतु आगे आने का भी वर्णन दिखाई देता है और श्री राम जो है वो कह उठते हैं, मैं आर्यों का आदर्श बताने आया, धन सम्मुख जन को श्रेष्ठ बताने आया। अर्थात आर्यों के आदर्शों के अनुसार मैं इस वन्य प्रदेश की और यहाँ के संपूर्ण जीवों की रक्षा करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेता हूँ, ये घोषणा की जाती है। इसके साथ ही गांधीवादी विचारधारा को प्रदर्शित करते हुए चरखा काटने की, स्वयं सूत बुनने की और स्वावलंबी बनने की सीख भी इस सर्ग में दिखाई देती है कि जब सीता वनवासियों से कहती हैं कि आओ काते और बुने कान की लय में, अर्थात तुम अर्धनग्न क्यों रहो अशेष समय में, आओ काते और बुने गान की लय में, अर्थात ग्राम और जनजातीय प्रदेश के लोगों को वो स्वावलंबी बनने की सीख देती हैं और स्वयं चरखा काट कर अपने लिए वस्त्र बुनने का प्रेरणा देने का प्रयास
करती हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि साकेत के अष्टम सर्ग में कई सारी घटनाएं और कई सारी सीखें जो हैं वो वर्णित हैं। यहाँ पर सीता द्वारा वन की भोली भाली ग्रामीण बालाओं को स्वावलंबी बनने की सीख दी जा रही है। श्री राम द्वारा आर्यों का आदर्श वर्णित करते हुए सबकी जीव रक्षा का अपने ऊपर भार वहन करने की बात की जा रही है, तथा लक्ष्मण द्वारा श्री राम की रक्षा हेतु किसी से भी मोर्चा लेने की बात की जा रही है, और भरत तथा संपूर्ण अयोध्या वासियों द्वारा श्री राम को वापस अयोध्या चलने की बात की जा रही है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अष्टम सर्ग साकेत की संपूर्ण कथा वस्तु में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथा प्रसंग को सामने लेकर आता है। अतः इस सर्ग का संपूर्ण महाकाव्य में विशिष्ट स्थान है, तथा अत्यंत ही सुंदर ढंग से इसमें राम और सीता के दाम्पत्य जीवन की झलकियों को प्रस्तुत किया गया है।